हेलो गाइस, मेरा नाम नेहा है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नेहा स्टडी क्लब पे स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे जीडी, एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, मतलब जितने भी एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराता है और हमारे जो रेलवे के हो गए, बैंक एक्सेट्रा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस है। चलो इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास? कौन सी ईयर में हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है? तो ईयर देखो कितनी इजी है लर्न करनी। 4 और 2 को अगर हम प्लस करते हैं तो वो 6 होता है ना, तो 6 से एक बाद वाले डिजिट लेंगे, जैसे 1976, पहले 7 देन उसके बाद जो इनका प्लस होता है 6, 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ये है क्या? इसको ना हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि इसी अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई थी। जैसे हमारे प्रियम्बल में भी 3 वर्ड्स ऐड हुए थे। अगर आपको पता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए वो 3 वर्ड्स क्या हैं। 3 वर्ड्स भी ऐड हुए थे। उसके बाद कुछ डीपीएसपीज के आर्टिकल्स भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐड हुए थे एक्सेट्रा। तो जो ये अमेंडमेंट है इसके थ्रू हमारे बहुत सारे चेंजेस आए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकंड क्वेश्चन है ना, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है। ये मैंने इधर देख लो स्टार भी लगा रखे हैं। ये हमारा सीपीयू में भी 3 बार रिपीट हो रखा है एंड एमटीएस में भी ये क्वेश्चन आ रखा है। इस क्वेश्चन में क्या है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन, कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, उनके जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य, ये हमारे कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आर्टिकल 51A में मेंशन है एंड ये हमारा पार्ट 4th A में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन थर्ड क्वेश्चन, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, भारतीय संविधान, तो जब वो अडॉप्ट हुआ था उसी चीज़ को हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसी चीज़ को हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो उस समय पे ना हमारे 395 आर्टिकल्स थे, तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थे? तो इसका आंसर क्या है? वो 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। सो देखो ये बात तो हो गई आर्टिकल्स की। इसी टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे, साथ में कोई भी अमेंडमेंट नहीं थी क्योंकि उसी टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। पर अगर बात करें हम एट प्रेजेंट की, कि प्रेजेंट टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं? तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं जो 25 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं एंड एट प्रेजेंट हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं एंड 106 अमेंडमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी तक 106 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। अमेंडमेंट्स मतलब इतनी बार चेंजेस आ चुके हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या है? द आर्टिकल 350B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसका जो आर्टिकल 350B है उसमें क्या है, वो किस चीज़ से डील करते हैं? तो उसमें स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज़। तो सबसे पहले आप ये समझिए लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज़ कौन होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे एक लैंड है, एक एरिया है, उसमें बहुत सारे पीपल्स रहते हैं, सब अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। तो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसी को हम मेजॉरिटी बोल देते हैं कि वो लैंग्वेज मेजॉरिटी में बोली जाती है। ऐसे एक दूसरी लैंग्वेज है जिसको सबसे कम लोग बोलते हैं, उसी को हम मिनोरिटी लैंग्वेज बोलते हैं। सो जोन सी लैंग्वेज सबसे कम बोली जाती है, तो जो वो लोग हो गए उन्हीं को लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज़ बोलते हैं। तो अगर देखो मिनोरिटी में है तो उनके साथ कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो होता ही होगा, कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता होगा।
तो इसी चीज़ के लिए जैसे आप राइट्स के उसमें ले लीजिए कि इनको कम राइट मिलते होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ इनको कम मिलती होंगी, इसी चीज़ के लिए आर्टिकल 350B में स्पेशल ऑफिसर इस इशू को करने के लिए अपॉइंट कर रखा है। Then next question, which constitutional amendment act has been replaced the collegium system of appointing judges to the Supreme and High Court? तो ये बोल रहे हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ये चीज़ चेंज कर दी। क्या चेंज कर दी? जो कॉलेजियम सिस्टम है किस चीज़ का कि हम अपॉइंट करते हैं जजेस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में। तो सबसे पहले ये देखते हैं कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है। इसमें क्या है कि सारे जितने भी वहाँ पे मेंबर्स हैं उनको इक्वल पावर मिलती है। पहले क्या होता था, जितने भी जजेस हैं सबको सेम पावर मिलती थी। तो अब इस चीज़ को चेंज करके क्या कर दिया है कि जितने भी जजेस अपॉइंट होंगे उनकी मतलब डिफरेंट पावर होगी सुप्रीम एंड हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ये कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है? तो ये 99th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया है। इसके बाद क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोलते हैं? ऑन 26 जनवरी 1950, ये वही डेट है जिस दिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स हुआ था। ठीक है, तो इस दिन इंडिया क्या बन गई थी? तो इंडिया बनी थी सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट। सो इन्हीं तीनों वर्ड्स के मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। सोवरेन का मतलब क्या होता है कि जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री है कि कोई भी उस पर रूल नहीं कर रहे हैं, तो जितने भी उसके इश्यूज हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स या जितने भी और काम होते हैं, तो उसमें कोई बाहर की कंट्री उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। हमें किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, हम हमारे सारे काम खुद कर सकते हैं। इसी चीज़ को सोवरेन बोलते हैं। इसके बाद डेमोक्रेटिक क्या होता है कि जो हेड होगा कंट्री का उसको कौन चूज़ करते हैं? जो सिटीजन्स होते हैं, यही इसी चीज़ को बोलते हैं कि डेमोक्रेसी होना कंट्री में। एंड इंडिया क्या है? ऐसी गवर्नमेंट है टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, कि ऐसी गवर्नमेंट है जिसको अपॉइंट भी जो सिटीजन्स हैं उनके लिए किया जाता है एंड करते भी कौन है? सिटीजन्स ही करते हैं। तो ये कैसे करते हैं? जिससे सिटीजन्स वोट देते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, फिर वही रिप्रेजेंटेटिव्स आगे जाके जो रियल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, उनको चुनते हैं। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है डेमोक्रेसी। अब इसके बाद क्या है? रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जो हमारा हेड है कंट्री का उसको कौन अपॉइंट कर रहे हैं? पब्लिक, जो सिटीजन्स है वही अपॉइंट कर रहे हैं। कोई हेरिडिट्रिकल नहीं है कि मतलब कोई किंग बन गया या मोनार्कियल सिस्टम, बिल्कुल नहीं है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या है? अकॉर्डिंग टू पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज अ पेरेंट or guardian has a duty to provide opportunity for education to his child or as the case may be varied between the age of। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए पार्ट 4A में क्या आते हैं? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आती है। तो जो पार्ट 4A है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या है कि कोई भी पेरेंट है या गार्डियन है उसकी ड्यूटी है कि जो उसके जो चिल्ड्रंस हैं वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएं एजुकेशन के ऊपर, कि उन्हें पढ़ाएं, ये कंपलसरी है। तो ये किस एज के बीच में था? तो बेटा ये 6 to 14 ईयर्स के एज के बीच में है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो 6 से लेके 14 एज के बीच में है उनको हम पढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वो अडॉप्ट कब किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भाई कौन है? जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये एक ऐसी असेंबली थी जिसके रिप्रेजेंटेटिव्स को जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उन्होंने ही उनको इलेक्ट किया था। ये एक असेंबली है बहुत सारे मेंबर्स की जिन्होंने फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो कब अडॉप्ट किया है? 26 नवंबर 1949। 9th क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द जज रिमूवल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसमें जो जज है उसको कैसे रिमूव करे। तो उससे रिलेटेड हमें 4 स्टेटमेंट दे रखी है, तो कौन सी सही है इस रिस्पेक्ट में वो बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? प्रिस्क्राइब अ प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस ओनली,
तो ये बोल रहे हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ हाई कोर्ट जजेस है ना, उनको रिमूव करने का प्रोसीजर बता रखा है। ऐसा तो नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस हैं उनके भी तो प्रोसीजर है ना। सेकेंड क्या है, प्रिस्क्राइब अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है, एक प्रोसीजर दिया गया है कि जो रिमूवल होगा ना जज का, वो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, क्योंकि ऐसे ही रिमूव नहीं हो सकते जजेस। ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी अगर वो सही डिसीजन लेते किसी चीज़ पे तो कोई उसको रिमूव करा देगा, तो ऐसा नहीं है। यही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या है, डज नॉट प्रिस्क्राइब अ प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस। इसमें क्या है कि कोई प्रोसीजर प्रिस्क्राइब ही नहीं कर रखा, कोई प्रोसीजर नहीं दे रखा, तो ये भी गलत है। फोर्थ में क्या है, प्रिस्क्राइब अ वेरी फ्लेक्सिबल प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस। इसमें क्या है, फ्लेक्सिबल की बहुत आसान सा प्रोसीजर दे रखे हैं, आराम से रिमूव हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में क्या है, इन इंडिया सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 333 द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शेल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन डैश मेंबर्स। तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारा इंडिया है उसके आर्टिकल 333 के प्रोविज़न में क्या बता रखा है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें जो मेंबर्स होंगे, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो कितने से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। तो 500 हमारा आंसर है, 500 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। 11th क्वेश्चन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट in many ways. The most common way of limiting the power of government is to specify certain dash that all us possess as citizens which not government can ever be allowed. तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें हर एक चीज़ की लिमिट सेट कर रखी है। चाहे कोई बड़े ऑफिसर है ना, वो भी नहीं अपनी मनमानी कर सकते, हर एक चीज़ की लिमिट सेट है। तो उसी चीज़ में बता रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स होती है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसको पावर देने में हम इस चीज़ में बात कर रहे हैं, उसमें भी लिमिट सेट कर रखी है बहुत सारे वेज में। जो उसमें से एक मतलब सबसे कॉमन वे है कि उनकी पावर को कम कर देना, लिमिट कर देना, वो क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को मिल रखे हैं उसी से जो गवर्नमेंट है ना उसकी पावर कम हो जाती है। तो फंडामेंटल राइट कौन कौन से, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो इसमें क्या है कि सबको समानता अधिकार है, सबको इक्वल ट्रीट करेंगे, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सबको चाहे कोई कल्चरली कोई भी मिनोरिटीज़ हो सबको पढ़ने का अधिकार है। एंड हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ उसमें क्या है कि जितने भी हमारी ये फंडामेंटल राइट्स है इसको हमारा सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करके रखेगा। अगर कोई हमारी कोई भी राइट को वॉयलेट करते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो उससे फिर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट रिट पेश करेगा उधर से। ठीक है, तो देख लो कितना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का। तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हमें दे रखे हैं, जिससे फिर क्या है जो सिटीजन्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट है वो कुछ भी, ये नहीं कि कुछ भी कर लेगी, ये हमारे लिए ही है, क्या है, फंडामेंटल राइट्स। तो सो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद DPSPs, इट्स मीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना पार्ट 4th में बहुत सारे DPSPs है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, के बहुत सारी डायरेक्शंस मतलब पॉइंट्स दे रखे हैं कि जिसको मतलब गवर्नमेंट है उसको फॉलो करेगी। ठीक है, उसी को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। पर ये जस्टिएबल नहीं है, इनजस्टिएबल है, मतलब ये नहीं अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में चले जाएंगे। ये बस उनको डायरेक्शंस दे रखी होती है कि वो कैसे हमें गवर्न करेंगे। तो यही है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कौन से पार्ट में डाल रखी है, तो ये पार्ट 4th में है। एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने स्टार लगा रखा है, क्योंकि GD में बहुत बार रिपीट हो रखा है। एंड ये ना, ये जो मैं आपको लिखवाती हूँ कि इसमें रिपीट है, क्योंकि मैंने ये मतलब रीड कर रखे हैं और इससे अलग भी ये क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
vacant then his or her duties shall be performed by dash। ठीक है, तो आपको पता है कि जो हमारी स्टेट होती है उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली दो चीज़ें होती हैं। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट होता है, जो चेयरमैन है उसकी, तो जो उसका ऑफिस है अगर बाय चांस वो खाली हो या वो रिज़ाइन दे देता है, तो जो उसकी ड्यूटीज़ हैं उस समय पे जब तक नेक्स्ट इलेक्ट नहीं होता है तो कौन परफॉर्म करेगा? जो डिप्यूटी चेयरमैन है ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, freedom of conscience provided in Article 25 of the Constitution of India strengthened by 2 articles। तो ये बोल रहे हैं कि जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है ये हमारे आर्टिकल 25 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये हमारे किन आर्टिकल्स को स्ट्रेंथ करता है? तो ये हमारे आर्टिकल 27 एंड 28 को स्ट्रेंथ देता है। Question 15th, which constitutional amendment act amended Article 38 ameliorated under the directive principle of state policies and directed states to minimize inequalities in income, status and facilities and opportunities। तो ये बोल रहे हैं कि हमारी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो हमारा आर्टिकल 38 था उसको अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसको थोड़ा सा चेंज करके ये बोला गया कि हमें और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या जो स्टेट है इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देगी। जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हो रही हैं इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में, अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी? वो थी 44th अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन 16, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें हमारे गवर्नमेंट के कितने टायर्स मेंशन कर रखे हैं? तो वो 3 हैं। कौन कौन से 3 हैं? एक तो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। हम इनको गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनटचेबिलिटी इज अगेंस्ट विच फंडामेंटल राइट। तो जो ये अनटचेबिलिटी आता है ये एक हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो कौन से राइट के अंदर, कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर ये आता है? ये राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन, इलेक्शन अंडर विच एक्ट gave the control of 7 provinces in 1937 to the Congress। इस क्वेश्चन में क्या है कि कौन से एक्ट के अंडर जो इलेक्शंस हुए थे तो उस टाइम पे जो कांग्रेस है 1937 में उसने कंट्रोल पा लिया था 7 प्रोविंसेस पे। तो ये कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, इसमें क्या है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसका एक मेरिट बताना है। तो सबसे पहले आप ये डिफरेंस समझिए, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है एंड जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है इसमें डिफरेंस क्या है? 2 तरह के सिस्टम होते हैं। प्रेसिडेंशियल क्या है कि जो मतलब पूरी पावर है ना वो प्रेसिडेंट के हाथों में होती है, प्रेसिडेंट ही सारी चीज़ करता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री में क्या है? पार्लियामेंट बना दी जाती है, उसके बाद फिर क्या है हर एक चीज़ बहुत अच्छे से जो एक हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी चीज़ें फिर होती है। इसी में क्या है? हमारी पार्लियामेंट है, हमारी एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो सारी चीज़ क्या है? सारे मिलकर काम करते हैं, जो भी डिसीजन लिया जाता है। तो इसका एक मेरिट क्या है? इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव है ना दोनों के बीच में हार्मनी बनी रहती है। इसका मतलब क्या है कि बहुत अच्छे इनके दोनों के रिलेशंस रहते हैं। सो गाइज आई एम वेरी ग्लैड कि आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं, एंड जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। सच में प्राउड ऑफ यू कि आपने यहाँ तक ये वीडियो कंप्लीट की है। सो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, which article provides minority the right to establish, administer the educational institutions of their choice। तो ये बोल रहे हैं हमारा कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है कि जो मिनॉरिटीज़ होती है, मैंने आपको अच्छे से बताया अभी पहले कि मिनॉरिटीज़ क्या होती है, उनको
राइट रहता है कि वो एस्टेब्लिश कर सके कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि चाहे अगर वो मिनॉरिटीज़ है तब भी वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये कौन से हमारे आर्टिकल में है, तो ये हमारे आर्टिकल 30 में है। ऑफ देयर चॉइस, मतलब जो उनका मन करे वो उस स्कूल में, उस कॉलेज में पढ़ सकते हैं मिनॉरिटीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हु हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया, कि इंडिया में सिटीजनशिप के जो राइट है उसको रेगुलेट करने की पावर किसके पास है, तो वो हमारी पार्लियामेंट के पास है। 22nd क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो CHSL CPO CGL में बहुत बार रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स है इसके अंदर 3 ब्रॉड कैटेगरीज है, मतलब फंडामेंटल राइट्स के अंदर 6 ब्रॉड कैटेगरीज है। राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये हमारे 6 राइट्स हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर पूरे 6 ब्रॉड कैटेगरीज बताई गई है फंडामेंटल राइट्स की, तो कौन से पार्ट में है, पार्ट 3। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन में क्या है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कौन से पार्ट में इसको डिस्क्राइब कर रखा है। सबसे पहले तो आप इसका मतलब समझिए, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्या है। ये हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें बात हुई थी कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स को मेंशन कर रखा था। और ये किसने किया था, ये इंग्लैंड में किया था, ठीक है। तो इसी को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं क्योंकि ये फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट था। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में डिस्क्राइब है, तो ये पार्ट 3 में है। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ये हमारे CHSL MTS एंड CPO में बहुत बार रिपीट हुआ है। इसके बाद 24th क्वेश्चन में क्या है कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन कौन से आर्टिकल में हमें सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को अमेंड करने के लिए। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब एक क्लासरूम है उसमें 200 बच्चे हैं, तो जो उसका 51% है वोटिंग में, अगर हमें इतनी 51% हमें मेजॉरिटी की वोटिंग मिल जाती है, तो उसी को कौन कौन से आर्टिकल को ज़रूरत ही नहीं है सिंपल मेजॉरिटी की। तो ये है आर्टिकल 2, 3, 169 एंड 21। क्वेश्चन 25 की फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये हमारा आर्टिकल 350 में आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो CPO CGL एंड CHSL में बहुत बार रिपीट कर रखा है। देखो वीडियो ना थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, तो इसीलिए हम इस वीडियो को ना इधर ही एंड करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो, मेरे बोलने का तरीका या मेरे क्वेश्चंस थोड़े से भी इम्पोर्टेंट लगे हों, इन्फॉर्मेटिव लगे हों, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। आगे के 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए, ठीक है। थैंक यू लॉट, आप अभी तक मेरी वीडियो पे बने रहे हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं ये सच्ची में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस। हियर आई एंड माय वीडियो।